देश के प्रमुख एसेट मैनेजमेंट कंपनी कोटक म्यूचुअल फंड ने अपना नया फंड लॉन्च किया है और इस एनएफओ का नाम है कोटक रूरल अपॉर्चुनिटीज फंड। किस तरीके से फंड काम करेगा, क्या कुछ इसके फीचर्स हैं, एक बार पहले अभिषेक जी से समझते हैं, उसके बाद हमारे जो आज के एक्सपर्ट हैं विकास सर, उनके पास चलेंगे, उनसे और बेहतर तरीके से इस पर राय लेंगे। बिल्कुल दिव्या, कोटक म्यूचुअल फंड हाउस एक नया एनएफओ लेकर एक न्यू फंड ऑफर लेके आया हुआ है। जैसे कि आपने नाम यहाँ पर स्क्रीन पर देखा, कोटक रूरल अपॉर्चुनिटीज फंड। अगर सबसे पहले म्यूचुअल फंड हाउस की बात करें तो फिर काफ़ी पुराना है, टॉप 5 एएमसीज में एक तरह से ये शामिल है और एयूएम इसका 5.5 लाख करोड़ रुपए का है और करीब 30-31 साल पुरानी ये एक तरह से एएमसी है। अगर फंड की अगर बात करें तो जैसे कि नाम यहाँ पर सिग्निफाई कर रहा है रूरल अपॉर्चुनिटीज फंड, यानी कि एक तरह से गाँवों और ग्रामीण भारत की डेवलपमेंट से जुड़ी जो कंपनियाँ होती हैं उनमें एक तरह से यहाँ पर पैसा लगाया जाता है। ऐसी कंपनियाँ जो गाँव के एक तरह से काम करती हैं या फिर उनके डेवलपमेंट वर्क के लिए एक तरह से ओवरऑल यहाँ पर जिम्मेदार होती हैं, ऐसी कंपनीज में एक तरह से यहाँ पर निवेश किया जाता है। जैसे कि एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़ी हुई कुछ कंपनीज होगी जो कि ट्रैक्टर्स बनाती हैं, फार्मा इक्विपमेंट्स बनाती हैं, उसके अलावा एफएमसीजी कंपनियाँ हो गई, ग्रामीण बैंक हो गए, माइक्रो फाइनेंस कंपनीज हो गई। तो ऐसी कंपनीज में एक तरह से इस फंड के जरिए फंड मैनेजर्स यहाँ पर निवेश करते हैं। बेंचमार्क की अगर बात करें तो निफ्टी रूरल TRI इसका बेंचमार्क होगा, यानी कि इस बेंचमार्क को एक तरह से यहाँ पर रेप्लिकेट करने की कोशिश की जाएगी। सब्सक्रिप्शन की अगर बात करें तो 6 नवंबर से ये खुल गया है, 20 नवंबर तक निवेशक इसमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। अलॉटमेंट इसका 27 नवंबर को मिल जाएगा। मिनिमम निवेश की अगर बात करें तो 500 रुपए की आप इसमें SIP कर सकते हैं और 1000 रुपए का लमसम अमाउंट यहां पर एक तरह से आप निवेश कर सकते हैं। एग्जिट लोड की अगर बात करें तो 0.5% का एग्जिट लोड लगेगा अगर आपने 90 दिन से पहले यूनिट्स को रिडीम या स्विच किया तो। अब सर यहाँ पर कई सारे सवाल हैं इस फंड से जुड़े हुए। ओवरऑल जो रूरल अपॉर्चुनिटीज फंड है उससे जुड़ा हुआ सबसे पहला सवाल सर यही है कि मतलब ये फंड जो होता है ये एक तरह से काम कैसे करते हैं, किस तरह के ये फंड होते हैं? देखिए अभिषेक, ये एक थीमेटिक फंड है, मतलब एक थीम लिया है कि रूरल इंडिया की जो ग्रोथ है उसको कैप्चर करना चाहते हैं। अभी कोटक म्यूचुअल फंड का ये मानना है कि $2000 के आसपास का पर कैपिटा इनकम है रूरल इंडिया का, लेकिन जिस तरीके से रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, जिस तरीके से गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, जिस तरीके से इलेक्ट्रिफिकेशन हो रही है गांव की, जैसा आपने ये सब कवर कर ही दिया, जिस तरीके से बैंकिंग सिस्टम जो है वो बिकॉज UPI बहुत बड़ा हो गया तो बहुत सारी जो आप ये बोल सकते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन जो हो रही है वो रूरल एरियाज में बहुत अच्छे तरीके से हो रही है, कनेक्टिविटीज़ बढ़ती जा रही हैं। तो कोटक म्यूचुअल फंड का ये मानना है कि इंडिया की ग्रोथ स्टोरी जो होगी उसमें जब तक वो ये रूरल इकोनॉमी अगर आगे नहीं बढ़ेगी तो इंडिया भी नहीं बढ़ सकता। तो उनका ये मानना है कि इट इज़ गिवन दैट के जो रूरल इकोनॉमी है इंडिया की बहुत अच्छा करने वाली है आने वाले कुछ समय में। अब इसमें ये देखिए फंड बहुत अच्छा है, थीम बहुत अच्छी है, सो निवेश के पॉइंट ऑफ व्यू से तो थम्स अप है कि ये निवेश करना चाहिए। लेकिन एक चीज़ का मैं ज़रूर इसमें निवेशकों को ये बोलूँगा कि ये जो इस तरह के फंड होते हैं जो थीम बेस्ड होते हैं, इसमें आप ये मत सोच के चलिएगा कि अगर इंडिया की इकोनॉमी 7.5-8% की या 7% की ग्रोथ रेट से बढ़ती है और मान लीजिए जो ये सेक्टर्स हैं जो रूरल इकोनॉमी को ड्राइव कर रहे हैं वो 10-12% की ग्रोथ रेट से बढ़ रहे हैं, तो आपकी जो फंड की रिटर्न है वो भी इन लाइन विद जो इंडिया स्टोरी है उसके साथ रहेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि इंडिया 7-8% से ग्रो कर रहा है या सेक्टर्स 8-10% की ग्रोथ रेट से ग्रो कर रहे हैं कुछ सेक्टर्स और आपका फंड आपको 20-25% रिटर्न दे देगा। तो अपनी रिटर्न एक्सपेक्टेशंस को आप मैनेज करके चलें। आप ये सोच के चलें कि जिस एक ग्रेजुअल स्पीड के साथ इंडिया की इकोनॉमी ग्रो करेगी मेरा फंड भी उसी स्पीड से, हाँ मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये फंड आपको 7% या 8% रिटर्न देगा, क्योंकि ये अलग अलग सेक्टर्स आइडेंटिफाई करेंगे, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए, बैंकिंग से जुड़े हुए, इलेक्ट्रिफिकेशन या पावर से जुड़े हुए, तो जो भी रूरल इकोनॉमी से जुड़ी हुए सेक्टर्स हैं उसमें ये फंड मैनेजर ऐसी कंपनीज को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करेंगी जिनकी ग्रोथ रेट बेटर हो इकोनॉमी की ग्रोथ से। बट ये सोच के मत चलिए कि कोई ऐसे इस तरीके से रिटर्न बनेगी कि इंडिया की इकोनॉमी की रेट एक अलग चल रही है और आपके फंड की रिटर्न जो है वो सुपर नॉर्मल होगी जैसे गोल्ड ने रिटर्न दे दिया पिछले 1-2 साल में। तो ये ऐसे फंड को आप एक स्टेबल फंड मान के चलें अपने पोर्टफोलियो में, जो आपके पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी दे देगा और एक स्टेडी ग्रोथ देता रहेगा। ये भी मैं मानता हूं कि इस तरह का जो फंड रहेगा वो अगर मार्केट में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी हुई, ग्लोबल अनसर्टिनिटीज हुई, उसके सामने ये फंड उतना अफेक्ट नहीं होगा। यानी कि डाउन साइड की तरफ मैं बात कर रहा हूँ कि मान लीजिए अगर ग्लोबल लेवल पे लड़ाइयाँ लग गई या कुछ इधर उधर हो गया
और इंडिया का उससे अगर कोई लेना देना नहीं है, तो ये वाला जो ग्रोथ ड्राइवर्स हैं अपनी डोमेस्टिक कंजम्पशन को लेके या जो रूरल इकोनॉमी को लेके, ये फिर भी धीरे धीरे बढ़ती रहेंगी। तो आपका ये पोर्टफोलियो शायद क्रैक नहीं होगा। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से, एक पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप इसको राहुल द्रविड़ मान के चलें। आप इसको अभिषेक शर्मा या वीरेंद्र सहवाग वाली इनिंग नहीं देगा ये आपको। अच्छा, ठीक है सर। सर वैसे अगर निवेशकों के लिहाज से देखें तो किस नेचर के निवेशकों के लिए ये फंड जो है ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है आगे जाकर, और कौन से नेचर के जो निवेशक है उन्हें इससे दूरी बना के रखनी चाहिए? देखिए, लो रिस्क वाले जो निवेशक हैं उनके लिए बहुत अच्छा फंड है, जैसे मीडियम रिस्क या लो रिस्क वाले हैं। लेकिन ऐसे निवेशक जो बहुत हाई ग्रोथ चाहते हैं, जैसे मान लीजिए यंग निवेशक है, नया नया स्टार्ट किया है, तो वो उनका रुझान आप देखें, कितने सारे आपके पास पोर्टफोलियो आते हैं मिड कैप और स्मॉल कैप में, वो निवेश करना चाहते हैं। हालांकि हम सबको ये बोलते हैं कि मिड कैप और स्मॉल कैप भी आपके पोर्टफोलियो में 10-15-20% का ही एक्सपोजर होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हाउएवर जो लोग थोड़ा सा, आप ये मान के चलें कि अपना रिटायरमेंट कॉर्पस बिल्ड कर रहे हैं या लो रिस्क लेना चाहते हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा फंड है, क्योंकि उनको ये एक स्टेबल रिटर्न देता रहेगा विद वेरी लो वॉलेटिलिटी। उसमें इतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी मुझे नहीं लगता होगी एज कम्पेयर टू अ स्मॉल कैप फंड या मिड कैप फंड ले लिया, या एक हाई मोमेंटम स्ट्रैटेजीज जो होती हैं वैसा कोई फंड ले लिया, वो उसके कंपैरिजन में ये एक स्टेबल फंड है। ओके सर, अगर ग्रामीण भारत के लिहाज से अगर हम लोग देखें तो इसके ग्रोथ के ऐसे कौन से ड्राइविंग फैक्टर्स हैं जो आपको लग रहा है कि इस फंड को थोड़े से मददगार साबित हो सकते हैं? देखिए, जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट ने क्रिएट किया है, ये गांव को जो शहरों से जोड़ने का काम हुआ है, और जिससे जो भी मान लीजिए गांव में आप एग्रीकल्चर ही ले लें, एग्रीकल्चर आज भी इंडिया में बहुत बड़ा एक सेक्टर है, लेकिन क्या होता है कि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था या कनेक्टिविटी नहीं है, तो छोटे किसान जो होते हैं वो अपना जो भी पैदावार होती है वो फिर किसी ऐसे बड़े ट्रेडर को दे देती हैं बड़े ही कम भाव में। लेकिन मान लीजिए किसी एक गांव की कनेक्टिविटी अपने पास के एक छोटे शहर से हो जाती है, जहां किसान के लिए पॉसिबल है कि वो खुद से वो सामान लेके अगर शहर में बेच सके तो उसको अच्छा दाम मिलेगा। ये बहुत बहुत छोटी सी एग्जांपल मैंने दी, बट अभिषेक बहुत इंपैक्टफुल है ये, कि लास्ट माइल तक लोगों को उसका बेनिफिट मिले। इलेक्ट्रिफिकेशन की बात हमने की, इंडिया में आई थिंक मोर देन 90-95% गांव-गांव तक बिजली पहुंच गई है, और उस बिजली के पहुंचने से किसानों को और जो मान लीजिए साइंटिफिक तरीके होते हैं अपना एग्रीकल्चर का, वो यूज़ में ला सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो एस्पिरेशनल जो चीज़ें हैं, कि बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो चाहती हैं कि वो अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज गांव-गांव तो लेके जाएं, बट वो इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं था, तो वो लोग भी वहां पहुंचेंगे। इनफैक्ट बैंक्स जो होते हैं, या एनबीएफसीज हो गई या माइक्रो फाइनेंस बैंक्स हो गए, जो सोचते थे कि हम भी जाके डीप पॉकेट्स में अपना ब्रांचेस खोलें, या हम जाके वो अपनी सर्विसेज दें, ताकि किसानों को बहुत महंगी दरों पे वो पैसा ना लेना पड़े, जिसकी वजह से वो डेट में आते हैं। तो ऐसे केस में अगर वो फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से बैंक्स एनबीएफसीज भी दूर दूर तक पहुंच सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अगर ये सब चीज़ें सही दिशा में बढ़ती हैं तो रूरल इकोनॉमी जो है वो डेफिनेटली उसका बहुत बड़ा बेनिफिट उठाएगी। और अगर रूरल इकोनॉमी बेनिफिट उठाती है तो फिर मुझे लगता है कि इंडिया को जो ग्रोथ चाहिए, जो 7-7.5% के ऊपर की ग्रोथ रेट चाहिए, वो उनको मिल सकती है।